अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं लाइव विद मुजाहिद। मैं हूं तलहा आलमगीर। मुजाहिद वरली साहब की गैर मौजूदगी में आज प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क की हालिया जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, खासतौर पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी और नून लीग के बयानी की हालिया कुछ मुलाकातों के बाद अब हम देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म जो कि कायद नून लीग हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका जो बयानिया था साबिक स्टैब्लिशमेंट में फ़ायज़ आला उहदों में जो फ़ायज़ अफसरान थे उनके खिलाफ और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब के खिलाफ और हालिया जो कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उसके एक सीनियर जज के खिलाफ जो एहतसाब का एक बयानिया था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का, उस बयानिए से अब वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले आम इंतखाबात में नून लीग का बयानिया अब क्या होगा और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जिनका अब टिकट कन्फर्म हो चुका है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, वो अब आके जो अपना पहला खिताब करेंगे अपने कारकुनान से, अपने चाहने वालों से, उसके अंदर वो क्या मैनिफेस्टो, क्या मंशूर अपनाने जा रहे हैं नून लीग के लिए आने वाले इंतखाबात में, उससे मुतालिक आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में बात करेंगे हालिया जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए बलूचिस्तान में, खासतौर पर मस्तूंग और हंगू में 2 बड़े धमाके हुए और मस्तूंग धमाके में अब तक 50 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, 66 से ज़ायद अफराद बताया जा रहा है कि इस वक्त भी ज़ख्मी हैं, कई की हालत उसमें भी तशवीशनाक है। उससे मुतालिक निगरान वज़ीर दाखिला है सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि जो दहशत गर्दी की जड़ है, जो इफरीत है दहशत गर्दी की, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म कौम ने कर लिया है और फुल थ्रोटल कौम जा रही है और पूरी प्लानिंग के साथ अब कार्रवाई की जाएगी। और बराह रास्त उन्होंने कहा कि रॉ मुलविस है हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात में। इससे मुतालिक आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या तैयारियां हैं वर्ल्ड कप, क्योंकि उसका आगाज़ 5 अक्टूबर से होने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की। नवाज शरीफ की वतन वापसी अब कन्फर्म हो गई है। मैं ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर असलान रफीक भट्टी साहब ने। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका। हालिया जो कि एहतसाब का बयान नवाज शरीफ साहब का, उससे तो पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि साग डार साहब ने भी बयान दिया है कि जिन्होंने साजिश की थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उसका जो मामला है वो उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया। तो आने वाले वक्त में, आने वाले आम इंतखाबात में क्या बयानियां अपनाने जा रही है नवाज शरीफ की नून लीग? जी बहुत शुक्रिया आपका तलहा। उसमें जो बयानिया जो आ रहा है, जो मियां नवाज शरीफ और उनकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है जमात जो है वो ये करेगी कि जो माजी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलतियां थी उनको हर घर तक पहुंचाना उन्होंने कहा है। और खासकर जो जैली विंग है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, जिसमें वेमेन विंग है, लॉयर विंग है, उलमा विंग है, यूथ विंग है और दीगर जो विंग हैं, उन तमाम के जितने जलसे होंगे उसमें तमाम की जो नाकामियां हैं पिछली हुकूमत की, उसको उन्होंने कहा जी कि उसको हर सूरत जो है राई दी जाए, उसको हाईलाइट किया जाए और ये हमारा बयानिया जो है यही काम करेगा। और उसके साथ साथ जो है नया बयानिया जो देने जा रहे हैं कि जी मुल्क को मुश्किलात जो बहरान आए हैं वो मादी की जो भी जमात की वजह से हो, जिस शख्सियत की वजह से भी हो, लेकिन मियां नवाज शरीफ जो है वो वाहिद आदमी है, ये बयानिया है उनका अभी तक उन्होंने बनाने की कोशिश करेगी। जो जमात जो मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा होगा उसमें मियां नवाज शरीफ की अकलौती तकरीर होगी। ये भी मैं आपको बता दूं, कोई और रहनुमा या लीडर तकरीर नहीं करेगा, सिर्फ मियां नवाज शरीफ तकरीर करेंगे और उस तकरीर में वो उसकी जो 3.5 पौने 4 साल की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौर था उसकी नाकामियां गिनाएंगे और उसी दौरान उसके बाद जो 1 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज समेत जो है पीटीएम की जो दीगर जमातें थी उनकी जो कामयाबियां थी 1.25 साल की, यानी 17 माह की जो हुकूमत थी, वो सारी जो है उसमें वो अपनी तकरीर के दौरान बताएंगे। और उसके बाद जो 3-3.5 साल पहले, यानी पिछली हुकूमत की 2018 से जो पहले हुकूमत 5 साल की, उस हवाले से भी वो बताएंगे और वो सारा एक नया बयानिया जो है वो टोटल नया बयानिया जो है देखना होगा कि क्या अवाम को नवाज शरीफ साहब कायल कर सकते हैं इस बयानी के ऊपर या नहीं। ज्वाइन किया हमें सीनियर तज्जियाकार हैं नज़ीर लगाई साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर साहब। फरमाइएगा, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का प्लान फाइनल हो गया, टिकट भी कन्फर्म हो गया, 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, लेकिन बयानिया जो एहतसाब का था उससे तो हट गया है। अवाम की जो देखभाल है, अवाम के लिए जो बेहतर फैसले हैं वो बयानिया लेकर वो वापस आ रहे हैं, कामयाब होता देख रहे हैं और ख़ासतौर पर उनके लॉ से भी आप बहुत करीबी जुड़े हुए हैं, तो जो लॉ है उनके आने पर क्या अप्लाई हो रहा है? क्या जेल जा रहे हैं आते ही, या जो अदालती निज़ाम के थ्रू वो जा रहे हैं कि 2 दिन पहले हिफाजती ज़मानत ले ली जाएगी? पहली बात तो ये है कि ये हिफाजती जमानत के लिए जाएंगे और हिफाजती जमानत के बारे में उम्मीद है कि उन्हें हिफाजती जमानत मिल जाएगी और वो कोर्ट में पेश होने से पहले अगर जलसा आम में जाते हैं तो भी एक बड़ी बात होगी। और जहाँ तक बयानिया की बात है तो बयानिया बनाना एक बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले 16 महीने में तो कोई बयानिया नहीं बनाया जा सका, जबकि जो दूसरा फरीक था और जिस
जिसके पूरे 3.5 पौने 4 साल के दौर में पाकिस्तान की बर्बादी होती रही है, वो एक और बयान एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुए थे। ये बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि जनाब उन्होंने एक बयानिया बना लिया था, वो जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है उसका एक बयानिया बनाया, जनाब ये जो है मुझे अमेरिका ने हटाया ये एक बयानिया बनाया, अगर जो अब भी एक नाम लेने को तैयार नहीं है, लेकिन लोगों को ये उनके जहन में बिठा दिया जी ये तो चलती हुई हुकूमत थी, उसको वो कर दिया है। हालांकि जितने लोग उनको सपोर्ट करते हैं वो उनका कोई सोसाइटी के अंदर किरदार नहीं है, वो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से पैसे छीन कर जाकर सोशल मीडिया के लिए अपना वो बैलेंस डलवा लेते हैं, फिर लगे रहते हैं सारा दिन उसके ऊपर ट्विटर पर और दूसरी जगहों पर लगे रहते हैं। लेकिन वो मासेस की वो अगर ये ख्याल है कि वो जो वालेहानापन है वो नहीं है, वालेहानापन कहीं भी नहीं है। वालेहानापन उसको कहते हैं जो 86 में 10 अप्रैल को बेनजीर भुट्टो की आमद पर हुआ था या उनकी आमद पर हुआ था, जब वो 17 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रही थी और पूरे के पूरे 18 घंटे तक सफर करते रहे और 4 किलोमीटर का फासला तय कर पाई थी। वो एयरपोर्ट से लेकर वहां तक कारसाज के ब्रिज तक उन्होंने फैसला तय किया था। ये मकबूलियत किसी और को हासिल नहीं होगी। जो गमले के पाले हुए लोग होते हैं उनके लिए सहूलतकारियां भी होती रहती हैं, उनको कभी बिछा दिया जाता है, कभी लिटा दिया जाता है, कभी उठा दिया जाता है, कभी ये कर दिया जाता है, कभी वो कर दिया जाता है। तो जाहिर है जो जहाँ से आए हैं उनके लिए सहूलतें भी होंगी, कभी उनके लिए मुश्किल वक्त भी आता है, लेकिन ये सारे के सारे लोग जो अवाम की पैदावार नहीं है, जो गमलों की पैदावार है, उनके लिए सहूलतें मुख्तलिफ किस्म की होती रहती हैं। रईस साहब, अहम मामला आपने उठाया। अब आपको याद होगा कि नून लीग जब ज़ाहिर इत्तेहादी जमातों की हुकूमत थी तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा बार बार ये बात कहती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक फराहम नहीं की जाएगी नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। तो ज़ाहिर है उसका इशारा इस तरफ जाता था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन PTI खान साहब उनकी गिरफ्तारी थी, उनका मामला था, फिर ज़ाहिर वो अब नाहल हुए। अब वो मामला भी ज़रा लटका हुआ है क्योंकि अब वो सीक्रेट एक्ट में गिरफ्तार हैं, ज़ेर हिरासत हैं। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड अब पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ इख्तियार करी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की जा रही है, नून लीग को फराहम की जा रही है। तो इस पे आप क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे? क्या अवाम का बयानिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रादर देन हैविंग लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर नून लीग? मेरे ख्याल में अभी तक अवाम के पास कोई अटैक करने वाला बयानिया नहीं ले जाया गया है किसी भी पार्टी की तरफ से, और जो पार्टी इस वक्त मुश्किल में है उसका बयानिया भी मुश्किल की वजह से चल रहा है, वरना ऐसा कोई कारकर्दगी उनकी ऐसी नहीं है जिसकी बुनियाद पर लोग इंसान लोग होते हैं हमारे यहाँ जो देखते हैं कि मुश्किल में है और उसको जो तकलीफ में है तो लोग उसके साथ हमदर्दी करते हैं और हमदर्दी की वजह से उनका बयानिया होता है। मियां नवाज शरीफ के लिए पिछली 16 माह की हुकूमत का जवाब देना बहुत मुश्किल है और उनको एक बयानिया बनाने के लिए बहुत कुछ जो बयानिया उन्होंने बनाने की कोशिश की थी तो वो रास्ता अख्तियार करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो बयाना न तो बन पाता, ना बनना था, ना बन पाया, ना ही वो आप उस बयाने के साथ स्टैंड कर सकेंगे कि जी वो एहतसाब करेंगे और वो फलान जनरल साहब का जो वो एहतसाब करेंगे, अब उस बयाने की तरफ नहीं जाएंगे और ना वो अख्तियार करेंगे, ना उनकी पॉपुलरिटी इस पर बनेगी, इस पर नहीं बनेगी। लोग इसको नहीं समझेंगे, इसको तवज्जो नहीं देंगे। लोगों के अपने मसाइल बहुत ज्यादा हैं। लोग इस वक्त जो है वो शदीद किस्म के बहरान के शिकार हैं। इस हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से आपका डॉलर जो है वो उसके मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हुआ है। तो ये एक कारकर्दगी इनके सामने आई है। इन्होंने थोड़ा सा रुपए को मुस्तहकम किया और उसके अलावा इन्होंने बड़ा हाथ डाला है असम्बलर्स के ऊपर और कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं। ये एक चीज जो है वो पॉजिटिव हुई है। यही काम अगर उन्होंने किया होता जो पिछली 16 महीने की हुकूमत थी तो बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। इन्हें अभी बयानिया बनाना पड़ेगा, ये बयानिया अब नहीं बीतेगा। हालांकि हम कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वो गलत हुआ था, उनको जिस तरह से नायल किया गया, जिस तरह से सजा दी गई, वो सारे का सारा हम उसकी हिमायत नहीं कर सकते हैं किसी भी सूरत में। वो तरीक़ाकार ही गलत था। वो जिस तरह से
उनको जिस तरह से पूरे इस मामले में लपेटा गया वो यानी लगाई साहब, अवाम को जीतना है तो अवाम के लिए कोई बयानिया अब पेश करना होगा। उनके पहले वो पुराना एक एहतसाब का बयानिया लेकर आ रहे थे और अभी ज़रा उन्होंने ये पहले मौक़िफ़ पेश करना है कि गलत तौर पर उनको गैर कानूनी तौर पर नायल किया गया। इजाज़त अगर आपकी हो तो मैं भट्टी साहब से ज़रा पूछना चाहता हूँ। भट्टी साहब, अब गैलप पाकिस्तान ने भी सर्वे किया है, उसके मुताबिक नून लीग की मकबूलियत भी बहुत कम हो गई है। गुज़श्ता रोज़ भी मरियम नवाज साहिबा ने शाहदरा में जलसा आम से खिताब किया, अवाम की तादाद वहाँ तो मौजूद थी, लेकिन जो एक कैफियत है अवाम के अंदर नून लीग को लेकर, उससे मुतालिक आपके पास अब तक क्या डिटेल्स आई हैं? क्या नून लीग के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि गैर मकबूल होती जा रही है ये सियासी जमात, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में भी बहुत एक्टिव होती हुई नजर आ रही है हमें? जी देखिए, बात ये है कि नून लीग ने कुछ ना चाहते हुए भी अपने गले में ढोल जो है वो बांधा और रस्सी अपने गले में जबरदस्ती लटका ली। खासकर जो महंगाई का जो तूफान आया हुआ है उसके जिम्मेदार जो आम आदमी थे, जो वोटर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, वो ये समझता है कि गलत पॉलिसियां थी मियां शहबाज शरीफ की, साबिक वज़ीर आज़म की, इनको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, और अगर लेनी थी तो कम से कम लोगों को रिलीफ फराम करते, फिर कम से कम IMF वाले मामला और टैक्स के मामला, बिजली सस्ती, पेट्रोल सस्ता, ये करना चाहिए था। क्योंकि 2017 में जब ये हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, उसमें तो ये देखा गया था कि जब वो शायद फकान अब्बासी साहब थे तो तब पेट्रोल जो था वो 60 से 70 रुपए के दरमियान लीटर मिलता था, और मियां शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त पेट्रोल तकरीबन 150 रुपए के करीब था, 152 रुपए कुछ पैसे, और वो बढ़ते बढ़ते 300 तक पहुंच गया, और बाकी रही सही कसर जो है निगरान हुकूमतें निकाल दी। तो लोग अब इस बात को माफ करने को तैयार नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अब वो जिस तरह नज़ीर लगारी साहब फरमा रहे थे कि एंथुजियाज्म जो होता है वोटर में, जिस तरह वो नारे मारते थे, वो नारे नहीं लगेंगे। लोग बिजली के बिल दें, कि नारे मारें कि रोटी पूरी करें, अपना बच्चों की फीस पूरी करें, पेट्रोल पूरा करें, घर के किराए दें, या खाना खाएं, या क्या करें। लोग बेचारे वाकयातन तंग हैं। लोगों को कोई सरोकार नहीं है कि इंतखाबात में कौन आ रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। वो कहते हैं कि हमें सस्ता आटा कहाँ से मिलेगा, हमें सस्ती सब्जी कहाँ से मिलेगी, हमें सस्ती चीजें, रोजमर्रा की अशिया जरूरियात जिंदगी जो है वो सस्ती कहाँ से मिलेगी। वोटर जो है मुतनफिर है। वोटर तब तक इनके साथ दोबारा से ग्लू नहीं होगा, ना उसी एक पेज जिसको हम बार बार कहते हैं कि एक ही पेज पर है सारे, वो तब एक पेज पर आएंगे जब उसको कोई रिलीफ मिलता हुआ या रिलीफ उसको भी नजर आएगा। अब पेट्रोल 50 रुपए बढ़ाकर, अगर 30 रुपए बढ़ाकर 8 रुपए सस्ता किया, मुझे नहीं पता कि लोग किस तरह गुजारा करते हैं जो 25-30 हजार कमाने वाला है। वोटर वो लोग हैं जो आम आदमी है, जिसके घर में खाना पीना उसने सारा कुछ बाजार से लेना है। अमीर आदमी जो है वो तो इस दौर में, इस दौरे हुकूमत में अमीर आदमी भी रो पड़ा है। गरीब आदमी तो रोते ही थे जी, उन्होंने हर दफा रोना ही रोना है, गुजारा नहीं होता, ये मारे गए, लूटे गए, महंगाई हो गई। अमीर आदमी भी तंग हुआ हुआ। मामला सिर्फ ये है कि वोटर कौन है। वोटर है जो गरीब तबका है, मुतवस्सित और लोअर मिडिल क्लास, उनके 6 वोट हैं घर में। अमीर आदमी तो वोट देते ही नहीं है। वो तो जब इलेक्शन आते हैं वो तो उन दिनों में हो सकता है वो हॉलीडेज में हो, कोई अमेरिका गया होगा, कोई मैनचेस्टर बैठा होगा, कोई लंदन ना सिर्फ अवाम बल्कि जो जी ना सिर्फ मुतवस्सित तबका बल्कि जो अमीर अफराद हैं जो कि ज़ाहिर उनके पास वसाइल हैं, वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जो कि गुज़श्ता 6-16 माह की जो हुकूमत थी उसमें जो मामला ख़राब हुए हैं माशी तौर पर। नज़ीर लगारी साहब, आपसे बात करना चाह रहे हैं कि अभी नून लीग का एक तो बयानिए से मुतल्लिक़ आपने बात की, अगर हिफाजती ज़मानत मिल जाती है और अदालत में पेशी से पहले वो कारकुनान से खिताब करते हैं, जलसा आम से खिताब करते हैं, तो इस पर नून लीग क्या मौक़िफ़, क्या बयानिया बना सकती है इस मामले पर? दूसरा ये कि जिस तरह रज़ा रब्बानी साहब ने गुफ्तगू की गुज़श्ता रोज़, उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात अगर सियासी जमातें चाहें भी तब भी शफाफ और गैर जानिबदार नहीं हो सकते। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे? एक तो ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ आते हैं और बिल्कुल ऐसे आराम से उनको वहाँ इस्तकबाल होता है, फिर इस्तकबाल के बाद उनको जलसागाह में ले जाया जाता है और फिर सब कुछ होता है, तो भी जलसागाह भी फीका रहेगा और उनका वेलकम जरूर होना चाहिए। मेरे ख्याल में वो कितना होता है कितना नहीं होता है, लेकिन अगर वो सीधे जलसागाह में जाते हैं और उनको अगर वो जो सजा है, मैं उस सजा को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, अगर वो उसकी वजह से उनको ज्यादा वो रियायत मिलती है तो ये उनके खिलाफ काउंटर प्रोडक्टिव होगी, उनके खिलाफ जाएगी, उसके हक में नहीं जाएगी। मियां नवाज शरीफ की अगर उनको ज्यादा सहूलतें दी जाती हैं,
अगर उनके लिए आसानियां पैदा की जाती हैं कि जी इनको जेल नहीं जाना चाहिए, इनको तो गलत सजा गलत दी गई थी, लेकिन जो प्रोसेस है कानून का अगर वो पूरा नहीं होगा तो लोग यही समझेंगे यार ये तो बस ठीक है जी, ये तो डील करके आ गए हैं, अब ये इस तरह जा रहे हैं और ये अब लोगों की खाल उतारेंगे। इस तरह का एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी और मेरे ख्याल में वो बिकेगा भी, उस पर लोग तवज्जो भी देंगे और उसकी बात भी करेंगे। तो एक तो बहुत मुश्किल है कि एक नए तरीके से, नए अंदाज से आप कोई नया बयानिया बनाएं, और ये भी नहीं है कि ये जो बयानिया बना हुआ है और जिसको समझा जा रहा है कि ये पॉपुलर बयानिया है, ये चलेगा, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। और अगर ये एक वक्त 6 दिन के लिए भी इक़्तिदार में आ गए, जिस शहजादे को समझ रहे थे कि ये सब मुश्किलें हल करने वाला है, तो 6 दिन के लिए भी अगर ये आए तो इनको लोग अगले दिन इसको, अगले हफ्ते में उसको कहेंगे जान छुड़ाओ, ये कहाँ से फिर दोबारा मुसीबत आ गई है। तो ये होगा, तमाम सियासी जमातें मिल बैठे, तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठे, तमाम इदारे मिल बैठे जी, और ये तय करें कि भाई हमने इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है। और अगर अब भी एक दूसरे की टांगें खींचने का अमल, हमें मालूम है कि टांगें खींची जा रही हैं, हमें मालूम है कि किस तरह से चीजों को मैनेज किया जा रहा है, अगर ये अमल जारी रहता है तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप ये तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम सियासी जमातें एक पेज पर बैठे हैं और आवाम को इस भंवर से, जो महंगाई का भंवर है, मुश्किलात का भंवर है इस मुल्क के अंदर, उससे किस तरह निकालना है, इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम इदारों को। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब, गुफ्तगू कर रहे थे। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अरसलान रफीक भट्टी साहब भी मौजूद थे। एक ब्रेक वापस आएंगे, बात करेंगे मस्तूंग में जो बम धमाका हुआ, हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में बलूचिस्तान में बहुत इजाफा हुआ, इस पर कौन जिम्मेदार है, अब तक की तहकीकात क्या रही है, बात करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करेंगे हम बलूचिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की, क्योंकि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 2 मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हुए। बलूचिस्तान में मस्तूंग में एक धमाका हुआ जुलूस के अंदर, जहाँ पर अब तक की इतलात के मुताबिक 55 से ज़्यादा अफराद जहाँ बाक हुए और 66 से ज़्यादा इस वक्त भी ज़ख्मी हैं, जिनमें कई की हालत बताया जा रहा है कि तशवीशनाक है। तो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, अफसोस की बात यह है कि अस्पताल इंतज़ामिया बता रही है कि जो शोहदा की तादाद उसमें इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब दोआबा थाने की हुदूद में हंगू में एक धमाका हुआ, जहां पर 5 अफराद जहां बाक हुए, 12 से ज़ायद वहां पर भी ज़ख्मी हैं, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान में हुए हैं, उससे मुतालिक आज हम बात करेंगे। बलूचिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ब्यूरो चीफ कोयटा हैं बुशरा कमर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बुशरा, अब तक की तहकीकात में क्या कुछ मंजर आम पर आया, क्योंकि हमने देखा कि निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज भुट्टी साहब, उन्होंने जब सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि ताने बाने रॉ से मिलते हैं इसके, और जितने भी दहशतगर्द अनासिर होंगे, चाहे वो सहूलतकारी कर रहे हों, सहूलतकार हों, या फिर जो दहशतगर्द इसमें इन्वॉल्व हैं बराह रास्त या बराह रास्त ना भी हों, तो उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अब तक की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, मस्तूंग में से कबल भी जो है वो ऑपरेशंस का सिलसिला जारी था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सानेहा था। और इसके बाद जिस तरह से निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी ने बताया कि उनके ठिकानों तक पहुंच चुके हैं, तो अब प्लानिंग की जा रही है और इसमें तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और एजेंसीज हैं, वो मिलकर एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है मस्तूंग के इलाकों में, और जहाँ जहाँ से उन्हें इतलात मिली है कि इनके सहूलतकार मौजूद हैं और ये जो दहशतगर्द हैं ये मौजूद हैं, तो उनकी पनाहगाहों पर जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा और उसके बाद जो है इनको बलूचिस्तान से इनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। अब तक की जो तहकीकात है उसमें जो खुदकुश मुबैना खुदकुश हमलावर है उसके जो अज़ा हैं वो लेकर फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। साथ ही साथ नादरा से जो है वो भी रब्ता कर लिया गया है। जल्द ही जो है इस हमलावर की जो शिनाख्त है वो भी मुमकिन हो सकेगी और उसके बाद जो है मजीद दायरा कार जो है वो अपनी तहकीकात का बढ़ाया जाएगा। ताहम चूँकि ये 12 रबीउल अव्वल का जुलूस था और उसमें जो वीडियो जारी हुई है उसमें साफ नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर वीडियो से क्लिप लेकर जो है वो कोशिश की जा रही है कि उस हमलावर के सहूलतकारों तक भी पहुँचा जा सके ताकि मजीद आसानियाँ जो है वो पैदा हों। इस वक्त भी फोर्सेज मस्तूंग के इलाके में मौजूद हैं और अपने ऑपरेशन को जो है वो खुफिया तौर पर जारी रखे हुए हैं। बलूचिस्तान से मुतालिक ज़ाहिर दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत बढ़ रहे हैं बुशरा, तो इसमें क्या अफगानिस्तान के बॉर्डर के उस पार से भी कोई अंसर शामिल है? तहकीकात में इसमें कुछ मंजर आम पर आया कि कोई मावनत हासिल की गई है दहशतगर्दों की जानिब से अफगानिस्तान के बॉर्डर के पार से?
देखिए, जिस तरह से अफ़गानिस्तान में बहुत सारे अफ़गानिस्तान से बलूचिस्तान में दाखिल होने के रास्ते हैं और काफ़ी हद तक फेंसिंग कर दी गई है, लेकिन कई मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर इस वक्त भी फेंसिंग नहीं की गई और उन्हें बड़े आसान रास्ते मिल जाते हैं। तो यकीनन वहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जो बलूचिस्तान में आकर छुप जाते हैं और उसके बाद मौका देखकर जो है वो कहीं ना कहीं मासूम जानों को जो है वो निशाना बनाते हैं। तो ये रास्ते भी जो है बंद करने की कोशिश की जा रही है और जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पर फेंसिंग भी लगा दी गई है। मसलूक में अपनी नौयत का ये पहला इतना बड़ा हमला नहीं है। इससे पहले भी माजी में इस तरह के हमले मसलूक में होते रहे हैं और हमने यही देखा कि सियासी पार्टियां हो या मजहबी जमातें हों, उन्हें निशाना बनाया गया। फिरका वारियत के हवाले से भी वहाँ पर बदअमनी की कई वाक़यात जो है रोनुमा और उसमें कहीं ना कहीं जो है भारत का हाथ मुलविस नज़र भी आया और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से भी ये रास्ते इख्तियार किए गए कि यहाँ पहुँचकर उनके जो सहूलतकार हैं और उनके जो दहशतगर्द हैं वो यहाँ जगहें अपनी पनाहें बना लेते हैं। लेकिन अब उन तमाम वीक पॉइंट्स पर जो है वो गौर किया जा रहा है, इजलास मुनक्किद किए गए हैं और तमाम वीक पॉइंट्स को जो है वो बंद करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि बलूचिस्तान की पट्टी अफगानिस्तान के साथ जो मुंसलिक होती है ये काफ़ी बड़ी है और इस पट्टी में कई ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर फेंसिंग करना काफ़ी मुश्किल है, जिसमें पहाड़ी इलाके आ जाते हैं। कई ऐसे दुश्वार गुजार रास्ते हैं कि जहाँ पर फेंसिंग मुमकिन नहीं और ये ऐसे ही दुश्वार गुजार और ऐसे रास्ते देख कर के जहाँ पर फेंसिंग या जहाँ पर सिक्योरिटी की कोई वीकनेस नज़र आती है या कोई ऐसे मामला नज़र आते हैं, ये बलूचिस्तान में दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर अपनी दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं उसको यहाँ पर करते हैं। तो अब कोशिश की जा रही है कि ऐसे तमाम मकामात जो हसास तरीन है और ऐसे मकामात के जहाँ पर फेंसिंग नहीं लगी या जहाँ तक अब तक रसाई मुमकिन नहीं है वहाँ तक रसाई करके बलूचिस्तान को मुकम्मल तौर पर सिक्योर किया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात जो है वो आइंदा पेश ना आए। अच्छा, आपको याद होगा कि माजी में जब ये वाक़यात हो रहे थे तो कुछ मजहबी जमातों का सपोर्ट भी सामने आता था। कई साल पुरानी ज़ाहिर मैं बात कर रहा हूँ, तो हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें कोई मौक़िफ़ सामने आया अब तक की इतलात के मुताबिक? देखिए, अब तक तो जो वाक़यात पेश हुए हैं उसमें जो बलूचिस्तान में जो तंजीमें पहले काम कर रही थी, शिद्दत पसंद तंजीमें थी, उनमें से अब तक तो कोई भी ऐसी तंजीम सामने नहीं आई और जिस तरह से वाक़या पेश आया और दाइश की जानिब से ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल की गई, कोई और तंजीम जो है वो सामने नहीं आई और उन्होंने भी पहले बता दिया धमाके के फ़ौरन बाद कि ये उनकी कार्रवाई नहीं है। तो बलूचिस्तान में मौसर हमने देखा कि ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, पहले भी किए जाते रहे लेकिन अब कुछ अरसे से जो है बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किए जा रहे हैं और कई हद तक जो है दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए, दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नुम वासिल भी किया। लेकिन अब जो है सूरत हाल ये है कि मजीद ग्रैंड ऑपरेशंस की ज़रूरत है और ऑपरेशंस किए जाएंगे। तो इस तरह की अगर कोई भी तंजीम मुलविस निकलती है तहकीकात में तो यकीनन उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन अब तक की जो तहकीकात की गई है उसमें यही बात सामने आई है कि यहाँ पर जो पहले से तंजीमें सरगर्म थी और काम कर रही थी उनमें से किसी भी तंजीम का जो है इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नज़र नहीं आया है। मुशरफ, निगरान वज़ीर इत्तलात हैं जान अचकज़ई साहब, उन्होंने गुफ्तगू की थी और उन्होंने बताया था कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जब दौरा किया तो उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दी का बदला लेंगे और अगर भारत ये अंसर शामिल हुआ कि अगर भारत मुलविस है तो इसका भी जवाब दिया जाएगा। तो जैसे कि आप बता रही हैं कि जो ठिकाने हैं उनका पता लगा लिया गया है तो ऑपरेशन जल्द किया जाएगा। कब तक बताया जा रहा है कि बाकायदा कार्रवाई की जाएगी दहशतगर्दों के खिलाफ, सहूलतकारों के खिलाफ? देखिए, ये तो कहना कबल अज़ वक्त है कि किस वक्त तक कार्रवाई की जाएगी। ताहम यकीनन रोज़ाना की बुनियाद पर जो है सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास भी किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, खुफिया एजेंसीज़ हैं, वो सर जोड़कर बैठी हैं और कोई यकीनन ऐसा एक अमल जो है वो सामने लेकर आएंगे, ऐसा एक सिलसिला सामने लेकर आएंगे कि जिससे मौसर कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के खसूसन उन इलाकों में की जाए कि जहाँ पर इस वक्त दहशतगर्दी की लहर सबसे ज़्यादा है, जिसमें मसलूक में जिस तरह से 14 सितंबर को वाक़या पेश आया था कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा थे हाफिज हमदुल्ला, उनको उन पर उनके काफिले पर हमला किया गया और उसके फौरन बाद अब मसलूक में इतना बड़ा एक वाक़या पेश आया तो यकीनन मसलूक में सबसे पहले जो है वो ऑपरेशन किए जाएंगे जिसके लिए जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे और ठीक है मुशर्रफ, प्लान ये कि मसलूक में पहले ऑपरेशन किया जाएगा और तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने प्लान तैयार कर लिया। जल्द दहशतगर्द अनासर जो हैं जो सहूलतकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कोयटा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं बलूचिस्तान की बुशरा कमर, उन्होंने ज्वाइन किया था। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक बात करेंगे पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं उससे मुतालिक हम बात करेंगे क्योंकि वार्म अप मैच में तो शिकस्त हो गई थी, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आके बात करेंगे क्या चांसेस हैं पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में।
वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कलई है, जो ट्रेनिंग की, जो प्रैक्टिस की, जो प्लान्स हैं उनके इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसा लग रहा है कि वो खुल गई है। और क्या प्लान्स होंगे कैप्टन बाबर आजम के। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं अली सलमान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अली, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाहिर है वार्म अप मैच था, इतनी ज़ाहिर उस पर हम बात तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि जब मोहम्मद रिजवान से बात की गई तो वो कह रहे थे आम बॉलर थे नसीम शाह, उन्होंने बॉलिंग नहीं की और 5 ओवर किए गालिबन खाली हारिस रऊफ ने, इसलिए हम हार गए। तो क्या प्लान्स लग रहे हैं, कौन फेवरेट्स लग रहे हैं इस वर्ल्ड कप में? देखिए, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि अब सिलेक्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात भी की जा रही है। कई ऐसे प्लेयर थे जो डिजर्व करते थे इस वर्ल्ड कप के लिए, जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन अब बहरहाल ये टीम है, हमारी टीम है, हमें इसको सपोर्ट करना है, हमें इसको बैकअप करना है। लेकिन 345 रन करने के बाद पाकिस्तान की टीम का हार जाना इस वार्म अप मैच में एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और यहाँ पे बाबर आजम जब जा रहे थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये वर्ल्ड कप है, इसमें पाकिस्तान की टीम आपको डिफरेंट नजर आएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की टीम हमें बिल्कुल भी डिफरेंट नजर नहीं आई। कोई आउट ऑफ द बॉक्स हमें डिसीजन नजर नहीं आए, कोई ऐसी कैप्टनसी में कोई तब्दीली नजर नहीं आई जो हम माजी में देखते रहे, और उसका खामियाजा हमें इस वार्म अप मैच में भी भुगतना पड़ा। अली, एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू ज़का अशरफ साहब की, वो उन्होंने मौका इख्तियार किया कि इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखकर बड़े और अहम फैसले हम करेंगे। तो वर्ल्ड कप से पहले ये बात कहना, क्योंकि ये तो प्रेशर क्रिएट करने वाली बात होगी कैप्टन पे भी, क्योंकि पहले भी ये बात की जा रही थी कि शायद बाबर आजम को आखिरी बार उनकी मर्जी की टीम दे दी गई है और अब उनको कह दिया गया है भाई इसमें परफॉर्म करो, वरना शायद कैप्टनसी भी आपको हाथ धोना पड़े। ये सब बात कर रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, और अब जो बाबर आजम के फैंस भी थे या जो उनके सपोर्टर थे वो भी इस बात को कह रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। बाबर आजम को बहुत ज्यादा कैप्टनसी में जो है वो, जिस तरह हम पॉन्टिंग को देखते थे, जिस तरह हम जावेद निजात को देखते थे, जिस तरह हम महेंद्र सिंह धोनी को देखते थे, इस तरह आउट ऑफ द बॉक्स फैसले उनकी जानिब से हमें नजर नहीं आते। वो ट्रेडिशनल कैप्टनसी करते हैं, जो घर से सोच कर आते हैं वही ग्राउंड में उसका एग्जीक्यूशन कर देते हैं। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ बिल्कुल सही वक्त से सही डिसीजन लिया है ज़का अशरफ साहब ने, क्योंकि उन्होंने एक वेकअप कॉल दे दिया बाबर आजम को कि अगर इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन बेहतर नहीं होगी तो फिर कैप्टन चेंज किया जा सकता है। और ऐसा ही हमने देखा था कि जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती थी तो उस वक्त भी जो था, जो मोहम्मद हफीज थे, उनका बिल्कुल कैरियर बिल्कुल इख्तितामी मराइल पे था, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे कि जो अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतते तो शायद उनका कैरियर या तो खत्म हो जाता, ये वो पाकिस्तान क्रिकेट में नजर नहीं आते। तो उसके बाद उनके गेम का आपने देखा किस अंदाज से वो खेले, तो ये मोटिवेट करने के लिए भी मैं समझता हूँ कि इस तरह का बयान शायद मोटिवेट करने के लिए भी होता कि 100% परफॉर्मेंस सामने आए। अच्छा, एक और गुफ्तगू की जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा सलमान अली आगा को जब खिलाया जाता था तो सऊद शकील जो बेंच पे थे, एक टाइम था, आपने भी अपने शो में बात की थी कि वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बेंच पे बैठे रहते थे, आखिर में कहते थे कि थैंक्स फॉर शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम, ये बात कह के वो टूर्नामेंट खत्म हो जाता था। तो अब उन्होंने परफॉर्म कर दिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो क्या तनकीद होगी कि सलमान अली आगा तो फर्स्ट चॉइस प्लेयर हैं बाबर आजम के, इट्स टाइम फॉर सऊद शकील टू बी इंक्लूडेड इन द स्टार्टिंग 11? But this is that's why we all criticize the captaincy of Babar Azam. क्योंकि देखें, अब सबको ही पता है कि सऊद शकील किस कैलिबर के प्लेयर है। सऊद शकील लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, जिसपे अब तक उनको आजमाया नहीं गया, वरना मैं उनको अंडर 19 से क्लब क्रिकेट से फॉलो कर रहा हूँ, वो बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं। तो उनको इस यूटिलिटी प्लेयर को, उनकी इस टैलेंट को जो है वो आजमाया नहीं गया। और सलमान आगा से कहीं बेहतर प्लेयर है, और उसको उन्होंने जब उन पर ट्रस्ट किया गया तो उन्होंने वार्म अप मैच में इस तरह का एग्जीक्यूशन भी उन्होंने दिया। यही मैं बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी है, उस जो सिलेक्शन है, टीम सिलेक्शन, उस पर बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं। और सऊद शकील ने जो है वो कहते हैं ना कि लास्ट स्टेप इस पे लगा दिए कि जब उनको खिलाया गया तो उन्होंने परफॉर्म भी किया। अच्छा, ओपनिंग जोड़ी कल इंपॉर्टेंट मैच है जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, क्योंकि नेदरलैंड से हम ओपनिंग मैच खेलेंगे 6 को, कल ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहे हैं, बड़ी टीम है। ऑफ कोर्स बेंगलुरु से मैच होना है 19 अक्टूबर को, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कल के मैच में ओपनिंग जोड़ी पे ज़ाहिर पहले भी तनकीद हुई कि फ़खर तो गालिबन उन्होंने बैट नहीं किया था, अब्दुल्ला शफीक थर्ड ओपनर हैं, इमाम, तो वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हीं को आजमाया जाएगा कल के मैच में। लेकिन आई थिंक फ़खर ही शुड बी इंक्लूडेड, राइट? उसमें आप 11 से ज़ायद प्लेयर को खेलने के मौके देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कल फ़खर को खिलाना चाहिए, क्योंकि फ़खर जो है वो शॉर्ट पिच बॉल पे कट और पुल उनका बहुत अच्छा है, और गोगे पिचेस फास्ट बॉलर के इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियन का जो पेस है वो किसी भी पिच पे जो है वो अपनी पेस जनरेट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ फ़खर को यहाँ पे खिलाना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन पिचेस हैं, इंडियन सॉइल्स हैं, उनको अगर कंपेरिजन करें श्रीलंकन सॉइल से तो काफ़ी डिफरेंट है, और फ़खर मेरे ख्याल में यहाँ पे ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं एज कम्पेयर टू श्रीलंकन पिचेस। वी एक्सपेक्ट फ़खर ज़मान को शामिल किया जाएगा कल के मैच में। वी होप के पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बहुत शुक्रिया अली सलमान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का ख़त्म हुआ है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।